हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिकली जो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म के लिए और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज पॉसिबल हैं उसको हम लास्ट तक देखेंगे। तो स्टे ट्यून टिल लास्ट, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल इज इंडिपेंडेंट अपॉन। बच्चों हमें पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। बच्चों हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यस, तो चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, टाइम के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट किसके ऊपर नहीं होता है बच्चों, वो है रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी इन दिस केस। दैट इज अ वेरी मच बेसिक क्वेश्चन दैट वी हैव लर्न इन दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बच्चों जो हमारा लेंज लॉ है वो बेसिकली बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। यस, ना कि चार्ज, मोमेंटम और मास के बारे में नहीं बताता है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर changes with the by the amount delta phi in delta t time, then the total quantity of electric charge q which is passing through the time t through any point in the circuit is given by। बच्चों चार्ज के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर हमें चार्ज के बारे में जानकारी चाहिए मित्रों, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यस, और करंट क्या होता है? करंट होता है ई अपॉन में रेजिस्टेंस। यस, ई क्या होता है? डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी इंटू आर। मित्रों अगर आप ध्यान से समझें तो हम लोगों को निकालना है क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है सर? क्यू होता है आई इंटू डेल्टा टी। आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज डेल्टा फाई डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, आपका जो चार्ज आएगा वो आएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो सॉरी डेल्टा फाई अपॉन आर हो जाएगा। यस, डेल्टा टी कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्यू किसके बराबर आ गया मित्रों? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन में आर। इस बात से हमें एक शिक्षा और मिलती है कि जो चार्ज है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके फ्लक्स में चेंज और रेजिस्टेंस के ऊपर। और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैरी भी करना है मित्रों, ये बहुत काम आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द रूम। यस, ये हमारी मेटालिक रिंग आपको दिख रही है, ये अटैच्ड है वॉल ऑफ द रूम से। यस दोस्तों, उसके बाद बोला है व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू इट द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग। बच्चों देखो, अगर आप लेंज लॉ के हिसाब से चलें तो लेंज लॉ कहता है कि हमेशा जो सोर्स होगा उसको अपोज करेगा। यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी सर्किट में वो अपने सोर्स को ही अपोज करेगी। तो अगर सोर्स को अपोज करेगी मित्रों तो क्या होगा? देखिए, नॉर्थ पोल आपका इधर की तरफ आएगा, तो बेसिकली ये इसकी टूवर्ड्स आ रहा है, तो टूवर्ड्स आ रहा है तो बेसिकली इसमें जो इस तरफ से अपवर्ड से अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड से इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा कि ये इसको रिपेल करे। और रिपेल करने के लिए कंडीशन क्या होगी? इस तरफ भी नॉर्थ पोल बन जाए। रिपेल होने के लिए क्या कंडीशन बनेगी? कि अपवर्ड वाला साइड जो हमारा हो वो नॉर्थ पोल बन जाए। और नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है मित्रों? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, आपको पता है कि नॉर्थ पोल अगर आपको ध्यान रखना है तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल के लिए क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर मित्रों हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर बच्चों शॉर्ट्स मैंने बना रखे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूला रिवीजन के कंसेप्ट बना रखे हैं। तो ईएमआई के आप एक बार फॉर्मूला रिवीजन जरूर देखें तो आपको पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला रिवीजन की सीरीज़। आप फॉर्मूला रिवीजन की सीरीज़ जरूर कर लें बच्चों। एमसीक्यू करने से पहले हर चैप्टर पर मैंने अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज आपको करवा रखा है। तो चलेंगे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉयल ऑफ एरिया ए नॉट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू 4 बी नॉट इन टाइम डेल्टा टी द ईएमएफ इंड्यूस। बच्चों सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि
इन EMF इंड्यूस्ड ई होता है फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी है। फाई टू का मतलब फाइनल फ्लक्स, दैट इज हो जाएगा 4 बी नॉट ए नॉट, क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ये है, माइनस इनिशियल हो जाएगा बी नॉट ए नॉट अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा टी। यस बच्चों, तो दिस विल बिकम 3 बी नॉट ए नॉट अपॉन में टी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देन दिस ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यस गाइज, आई होप आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि हमने इसमें बेसिकली फ्लक्स में चेंज निकाला है। यस, हमने क्या किया है मित्रों? वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज इन फ्लक्स इन दिस क्वेश्चन एंड देन आफ्टर वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। दैट वाज क्वाइट सिंपल। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यस बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल गिवन इन द फिगर, गिवन द फिगर विद द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। बच्चों हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ई इज इक्वल टू, वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए हम एग्जैक्टली हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8t² प्लस 3t प्लस 5। मित्रों जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट विल बिकम 16t प्लस 3 प्लस 0, दैट विल बिकम t की वैल्यू हमें किस टाइम पे? 4 सेकेंड पे। t की वैल्यू हमें मित्रों पुट करनी है 4, तो हो जाएगा, यस बच्चों, कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 64 प्लस 3, दैट विल बिकम 67 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब आप ऑब्वियसली यूनिट पता है वोल्ट में हो जाएगी, अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बच्चों मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टे कनेक्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग। यस, कॉपर रिंग को हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया और बार मैग्नेट को हमने ऊपर से गिराया, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था। विद इट्स लेंथ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस के अलॉन्ग इसको हमने गिराया नीचे की तरफ। क्वेश्चन ने बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट व्हाइल इट्स पासिंग थ्रू द रिंग। बच्चों जब इसके पास आ जाएगी, पास करेगी, तो क्या होगा सर? उस टाइम ये इसको इधर ऊपर नॉर्थ बन जाएगा और नीचे साउथ बन जाएगा। तो ये इसको क्या करेगा मित्रों? ये इसको रिपेल कर रहा होगा। यस गाइज, क्या कर रहा होगा? ये इसको रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसके पास आ रहा है, तो ड्यू टू लेंस लॉ ये इसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो पूरा वेट mg तो नीचे लगेगा, लेकिन कुछ अपोजिंग फोर्स ऊपर भी लगेगा। तो एक्सेलरेशन g से थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g हो जाएगा, क्योंकि mg फोर्स ना लग के थोड़ा फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वल टू मोर देन नहीं होगा बच्चों, ये ना कि डिपेंड करेगा डायमीटर के ऊपर, क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स ड्यू टू लेंस लॉ लग रही है उस बॉडी के ऊपर। सो बेसिकली क्या होने वाला है मित्रों? देन इन दिस केस दैट इज बेसिकली बॉडी हमारी ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से थोड़ा कम लगेगा। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A magnet is brought near the coil speedily and slowly, then induced EMF and induced charge, दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है बच्चों। देखो induced EMF के बारे में आपको पता है, होता है d phi by dt, और induced charge that is q is equal to होता है गाइज, क्या होता है? डेल्टा phi by r। मतलब देखो अगर चार्ज की बात करो तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम पे डिपेंडेंट होता है। टाइम जितना कम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज़्यादा रहेगा। तो स्पीडली में टाइम कम रहता है और स्लोली में टाइम ज़्यादा रहता है। तो टाइम कम, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो रहेगा ज़्यादा। तो पहले केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ मोर इन फर्स्ट केस, दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, बाकी दो गलत हो गए। अब बात करते हैं दूसरे की, इंड्यूस चार्ज की। बच्चों चार्ज तो डिपेंडेंट ही नहीं है टाइम के ऊपर, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दोनों में इक्वल रहेगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसमें हम लोग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे सर? उसमें हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ में टाइम को हम स्पीडली और स्लोली का कंसेप्ट लेंगे, बट लॉजिकली अगर आप बात करें किसकी, लॉजिकली बात करें इंड्यूस्ड चार्ज की, तो वो हमारा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसलिए बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेट्स सी। इन द कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 टर्न्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस बच्चों, मतलब
अगर प्लेट ऐसे है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब बी और ए के बीच में, बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। खैर इज चेंजिंग, यस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट 10 गॉस 10 × 8 गॉस पर सेकेंड। यस बच्चों, एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यस, द रेजिस्टेंस भी गिवन है, हमें करंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले मित्रों हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहली बात तो हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है इसलिए कॉस 0 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा बी इंटू ए। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -d∅dt। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए माइनस में इग्नोर कर रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, d/dt ऑफ b इंटू ए, एरिया कॉन्स्टेंट है यहाँ पे dB/dt। यस, मैग्नेटिक फील्ड का रेट चेंज होने का रेट क्या है, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि हमें गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना है। खैर लेट इट बी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा सर, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एरिया, एरिया कितना है 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू 10⁸ इंटू 10 की पावर -4। ये dB/dt की वैल्यू ये ले ली हमने, एरिया हमारा सेंटीमीटर में था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने क्या ले लिया मित्रों, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में, इनटू नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, इनटू 10। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितने 10 की पावर -4 और ये +8 से हो गया कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 100 वोल्ट। यस, लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में तो करंट पूछा है, कोई बात नहीं, करंट क्या होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ 100 है और रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 20 ओम, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 20, तो आ जाएगा 5 एम्पेयर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर चीज़ समझ में आ रही है तो। चलिए आगे चलेंगे। अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ईच ऑफ एग्जैक्टली दिस सेंटीमीटर साइड गिवन है, आई मीन वी आर एबल टू कैलकुलेट द एरिया ऑल्सो 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4, दैट विल बिकम 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस वन, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। यस बच्चों, प्लेस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ एग्जैक्टली। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज एक्चुअली बेटा यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इन द सेंस, क्योंकि ये जो यूनिट आपको दिख रही है वो है 1 टेस्ला पर सेकेंड, और टेस्ला पर सेकेंड का मतलब हो गया ये dB/dt आपको गिवन है, जैसा कि हमें पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ 1 टेस्ला पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमसे पूछा है। खैर बच्चों हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है सर, ये होता है d/dt, माइनस का d/dt ऑफ b इंटू ए इंटू कॉस 0, परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने पहले ही कॉस 0 ले लिया, क्योंकि बच्चे नॉर्मल होगा तो देखो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में। तो यू हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू रिमेंबर, या इन दिस केस बच्चों ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट विल बिकम dV/dt। एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया आपने निकाला 10 की पावर -2, dV/dt इज 1, बट ना भूलें 500 टर्न्स हैं यहाँ पे, तो 500 टर्न्स हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा 5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी डी इन दिस केस। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है नेक्स्ट वेराइटी पे। यस बच्चों, ये भी आई गेस ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है और कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ कॉइल ऑफ एरिया दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जितना वेबर। यस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, द फील्ड इज रिड्यूस टू 0, मतलब बेटा पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 थी हमारी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम टेस्ला भी बोल सकते हैं, और B2 फाइनल हो गई हमारी 0, मतलब डेल्टा B जो हो गई हमारी वो आ गई 0.1, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव में लिखेंगे, और अपॉन में टाइम डेल्टा P/ΔT अगर हम लिखें तो हो जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 0.1, क्योंकि टाइम भी हमें 0.1 सेकेंड दिया, तो 1
टेस्ला पर सेकंड बोल सकते हैं एग्जैक्टली आप लोग। तो इसमें कोई सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इंड्यूस डी में पूछा है मित्रों, हमें पता है कि E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न से हम मल्टीप्लाई कर ही रहते पहले भी क्वेश्चंस में, एन डी फाई बाई डी टी। यस गाइज, आई होप फाई की वैल्यू आपको पता है बी इंटू ए होता है, कॉस जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। यस, वी हैव यूज परपेंडिकुलर वर्ड इन दिस केस, तो डोंट कंफ्यूज विद दिस वन। ओके मित्रों, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। यस, नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास 500। एरिया हमारा कांस्टेंट है, एरिया कितना लेंगे सर? एरिया विल बी 100 इंटू 10⁻⁻4 या मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू डी वी बाई डी टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड 1। अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 ये छमछम हो जाएगा और आंसर आ जाएगा EMF 5 वोल्ट। EMF कितना आ जाएगा मित्रों? दैट विल बी 5 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन बी विल बी अमेजिंगली करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट इज बेसिकली अ कॉइल ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एरिया प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हो रही है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। EMF बेटा सेम पैटर्न पे है। E इज इक्वल टू क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स 1 बात करेंगे, एरिया क्या हो गया? 2 हो गया, डेल्टा बी कितना हो गया? 4 - 1 अपॉन में टाइम कितना हो गया? 2 से 2 चमचम हो गया, आंसर आ गया 3 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसमें भी हमारा बी सही हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में मित्रों आ गई होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इंड्यूस्ड EMF के ऊपर हैं। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हैं, इसके ऊपर आ सकते हैं बच्चों। सारे प्रोबेबल क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक ही लेक्चर में कंबाइन किया है। जैसे कि मान के चलिए EMI अगर आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए होंगे उन्हीं को बातें समझ में आई होंगी। EMI के ऊपर अगर 4 टॉपिक्स हैं तो चारों के ऊपर मैं अलग अलग लेक्चर्स डालने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, और शॉर्ट्स तो हमारे रेगुलरली आते ही रहेंगे। चलिए बच्चों बात करेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखो बच्चों, आपको नहीं याद रहता तो ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेबर। ध्यान रख लें, यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है मित्रों, दैट इज बेसिकली क्या होती है? वेबर होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सिंपल सी बात है। और आप फ्लक्स का फॉर्मूला भी ध्यान रख लें। फ्लक्स होता है B.A। यस, दैट इज BA कॉस थीटा। कॉस की कोई यूनिट होती नहीं है। अगर आप फ्लक्स की यूनिट लिखना चाहें टेस्ला के फॉर्म में तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है, या बी की यूनिट इसीलिए लिख दी जाती है B इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन में एरिया। फ्लक्स होता है वेबर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। हेनरी हमारी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, और एम्पेयर पर मीटर खैर आगे हम बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स मैंने आपको बता दिया। यस बच्चों, नेक्स्ट है लेंज लॉ। क्या देता है? लेंज लॉ हमारा डायरेक्शन बताने के काम आता है इंड्यूस करंट की। आपको पता ही है लेंज लॉ ऑलवेज अपोजेस द, लाइक अपने कॉज को ही ऑलवेज अपोजेस द कॉज। एग्जैक्टली जो कॉज जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि अगर आप इन 30 दिनों में जितने दिन भी दिन है हमारे पेपर के लिए, जितने भी दिन है हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, ये हमने मोस्ट कंसेप्चुअल और रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक्स ऑलमोस्ट इसी के आसपास से सारे आपके बोर्ड्स में या एग्जाम्स में जिसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, डीप प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअली जो आसपास में पॉसिबल हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।